Good morning, students. In our last class, we have seen that basically हमारी बॉडी में प्यूबर्टी स्टेज में जो भी चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स के कारण होते हैं, राइट? सो हार्मोन्स ही हैं जो हमारी बॉडी में चेंजेस करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग फर्दर. Paheli and Bujo have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period. और बूझो और पहेली को अब ये समझ में आ गया था कि प्यूबर्टी से ही रिप्रोडक्शन की या रिप्रोडक्टिव पीरियड की बिगनिंग होती है, राइट? व्हेन वन बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, और जब एक ह्यूमन बीइंग केपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए. But they want to know if reproductive life once begun continues or it ends sometime. अब ये जानना चाहते थे कि एक बार अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो गई तो क्या वो हमेशा कंटिन्यू रहती है बट या कुछ समय के बाद एंड हो जाती है, राइट? सो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, बेसिकली जो रिप्रोडक्शन का फेज होता है वो ह्यूमंस की लाइफ में कब तक होता है, कितने समय के लिए रहता है. This thing we are going to discuss now. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. Adolescents reproduction के लिए capable हो जाते हैं जब उनके reproductive organs गैमेट्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं. मतलब जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाए और जो ओवरीज हैं वो ओवम या एग्स को प्रोड्यूस करने लग जाए, राइट? द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल. और मेल में जो ये गैमेट हैं वो ज़्यादा समय तक रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल की बॉडी में. इसलिए मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स. In females, the reproductive phase of life begins at the puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. Females की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 10 to 12 ईयर्स के बाद शुरू हो जाता है और वो कब तक रहता है, अराउंड 40 to 50 ईयर्स तक. ओके, सो जो फीमेल्स हैं वो 40 to 50 ईयर्स तक रिप्रोडक्शन कर सकती हैं. उनकी जो लाइफ होता है उसका 40 to 50 ईयर्स तक रिप्रोडक्शन का फेज उनकी बॉडी में रहता है, राइट? द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जो ओवम है वो प्यूबर्टी के शुरू होने से ही मैच्योर होने लग जाते हैं. वन ओवम मैच्योर्स and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. हमने पढ़ा था कि जो ओवरीज होती हैं वो हर मंथ में एक मैच्योर एग को रिलीज़ करती हैं, राइट? तो जो ओवरीज होती हैं वो मैच्योर्ड एग को रिलीज़ करती हैं हर 28 to 30 डेज में. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटरस बिकम थिक एंड सो एज टू रिसीव द एग. इस समय में जो यूटरस की वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं ताकि वो एग को रिसीव कर पाएँ. ओके, सो जो यूटरस होता है, हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. जो यूटरस होता है उसकी वॉल्स थिक हो जाती हैं सो दैट वो एग को रिसीव कर सकें जो एग ओवरी ने रिलीज़ किया है. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप. अगर वो फर्टिलाइज हो गया है और वो डेवलप करने के केपेबल है तो दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. और अगर वो जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है सो द वुमेन गेट प्रेग्नेंट एंड दिस रिजल्ट्स इन द प्रेगनेंसी. ओके, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द रिलीज्ड एग and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. तो ये जो released egg है और जो thickened lining है यूटरस की वो blood vessels के साथ बाहर निकल जाते हैं, राइट? तो अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो जाइगोट बन जाता है, और अगर वो नहीं होती है तो ये जो एग है वो बॉडी से रिलीज हो जाता है विद द ब्लड वेसल्स. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन विमेन
which is called mensuration. Menstruation. तो जब ये एग रिलीज होता है तो उसके कारण ब्लीडिंग भी होती है विमेन की बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन का पीरियड. मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. और जो मेंस्ट्रुएशन है वो 28 से 30 डेज के अराउंड होता है फीमेल की बॉडीज़ में. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्स एज मेनार्के. जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो प्यूबर्टी में शुरू होता है. व्हेन द गर्ल्स रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी तब उनकी बॉडी में सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होता है और उसको बोला जाता है मेनार्के. एट 45 to 50 years of age the menstrual cycle stop. एंड व्हेन द फीमेल रीचेज द एज ऑफ 45 to 50 years, जब वो फीमेल 45 से 50 ईयर की हो जाती है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है. स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपोज. और इस स्टेज को जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है उसको बोला जाता है मेनोपॉज. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इर्रेगुलर. स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो सकती है. इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर. और इसको कुछ समय लगता है रेगुलर होने में, राइट. सो व्हेन 28 to 30 इन 28 to 30 डेज जो मैच्योर्ड एग है वो रिलीज होता है बाय द ओवरी for the process of fertilization, and when it comes out of the body by bleeding then it is called as the menstruation period. Okay. Paheli says that the reproductive life of women lasts from menarche to menopause. Is she right? तो पहेली के अकॉर्डिंग पहेली ने बोला कि जो फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो मेनार्के से मेनोपॉज तक रहती है. सो क्या वो करेक्ट है? सो यस वी कैन से दैट जब तक फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहती है तब तक दे आर able for the reproduction, and after that the reproductive phase stops in their body. Okay. So menstrual cycle is controlled by hormones. जो menstrual cycle होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. The cycle includes the maturation of eggs. इस साइकिल में क्या क्या होता है? एग्स मैच्योर होते हैं. इट्स रिलीज. ऑब्वियसली एग मैच्योर होकर रिलीज होते हैं उनकी बॉडी में से. थिकनिंग ऑफ यूरिन वॉल. जो यूरिन वॉल होती है वो थिक हो जाती है. यूटरीन वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है. अभी हमने पढ़ा था यूटरस की जो वॉल है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है एग को होल्ड करने के लिए. एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. और उसका ब्रेक डाउन हो जाता है अगर जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus. अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो डिवाइड होने लग जाता है. हमने पढ़ा था कि जब एग और स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है और वो जाइगोट डिवाइड होकर इस तरीके से सेल डिवीजन उसमें होने लग जाता है, राइट. एंड देन गेट्स द एम्बेडेड इन द यूटरस. और उसके बाद वो यूटरस में एम्बेड हो जाता है. यूटरस में हम कह सकते हैं वो फिक्स हो जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9. और उसके बाद यूटरस के अंदर उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है. जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो से इस तरीके से हमने आगे उसका जो डेवलपमेंट पढ़ा है वो डेवलपमेंट होता है, राइट. तो इस तरीके से एक जाइगोट फीमेल की बॉडी में डेवलप करता है. that we have already discussed in the previous chapter. So basically हम ये कह सकते हैं कि फीमेल की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है वो कुछ समय के लिए रहता है और मेल की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा समय तक रहता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, राइट. हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड. हम बेबी का सेक्स उसका जेंडर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? दैट इज शी अ मेल और इज शी अ फीमेल और अ मेल. ओके. सो हम कैसे उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं एक बेबी का? दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी नाउ. आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजिन who is going to have a baby. They were discussing whether
she would give birth to a boy or a girl. I wonder what make the fertilized egg develop either into a boy or a girl. हमने पढ़ा कि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है बाय अ स्पर्म, एग और स्पर्म का फ्यूजन से वो फर्टिलाइज हो जाता है और जाइगोट बना लेता है। तो बेसिकली जाइगोट में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण आइदर बेबी बॉय बनता है या बेबी गर्ल बनती है। सो व्हाट इज़ दैट चेंज जिसके कारण बॉय या गर्ल होता है। जाइगोट में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण या तो बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होती है। दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट is the instruction for determining the sex of the baby. Fertilized egg या जिसको हम zygote भी बोलते हैं, उसमें अगर हम सेक्स को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, राइट। तो अगर हम उसको डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसको हम किसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्रोमोसोम्स की हेल्प से। इन द फर्टिलाइज्ड एग में कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं और उस क्रोमोसोम की हेल्प से हम उस बेबी बॉय या बेबी गर्ल का जेंडर डिटरमाइन कर सकते हैं। Recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था कि हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। हमने जब यहाँ पे सेल पढ़ा था, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वहाँ पे हमने सेल के अलग अलग पार्ट्स भी डिस्कस किए थे। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेल्स में क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। ओके, तो हमारे सेल्स में के जो न्यूक्लियाई होते हैं उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, सो हमारा सेल, उस सेल के सेंटर में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। ओके, 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। और इन 23 क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो किसी न्यूबॉर्न बेबी का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, दैट वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। और इनको बोला जाता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो 2 क्रोमोसोम हैं वो बेसिकली एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अ फीमेल हैज़ 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome. फीमेल की बॉडी में 2 X क्रोमोसोम होते हैं जबकि मेल की बॉडी में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। बाकी जितने क्रोमोसोम्स हैं, जैसे 23 में से 21 क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में। जो बचे हुए 2 क्रोमोसोम्स हैं उसमें फीमेल की बॉडी में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं और मेल की बॉडी में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम रहता है। ओके, द गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। और जो गैमेट्स होते हैं उसमें केवल एक ही क्रोमोसोम हो सकता है। एग में तो आपको पता है गर्ल्स में केवल 2 ही क्रोमोसोम होते हैं, मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एग में तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा। लेकिन स्पर्म में पॉसिबिलिटी होती है आइदर इट कैन कैरी द एक्स क्रोमोसोम और इट कैन कैरी द वाई क्रोमोसोम, राइट। Have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always have one X chromosome. अभी हमने देखा कि एग तो केवल एक्स क्रोमोसोम ही हो सकता है एग में, क्योंकि फीमेल में केवल एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड। स्पर्म जो होते हैं उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या वाई क्रोमोसोम हो सकता है, राइट। सो एग हमेशा एक्स क्रोमोसोम और स्पर्म इट कैन बी ऑफ 2 काइंड्स, एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है और वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है। सी फिगर 10.4, अगर हम 10.4 को देखें तो वहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं दैट हाउ कैन वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, सेक्स ऑफ द जाइगोट। ओके,
नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, ये जो एग्स हैं इनमें एक्स क्रोमोसोम है दोनों में, और ये जो स्पर्म है एक एक्स क्रोमोसोम वाला है, एक वाई क्रोमोसोम वाला है। तो जब एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले एग के साथ फर्टिलाइज होता है, सो एक्स एक्स बन गया, राइट। तो जब एक्स एक्स बन गया, तो एक्स एक्स आपको पता है एक्स एक्स का मतलब क्या, फीमेल। तो जब एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो अ बेबी गर्ल विल बॉर्न। और जब ये वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है, सो ये दोनों मिलकर एक्स वाई बन गए। तो एक्स वाई आपको पता है एक्स वाई किस में होता है, मेल में। सो अ बेबी बॉय विल बॉर्न। सो बेसिकली अ बेबी बॉय विल बॉर्न और अ बेबी गर्ल विल बॉर्न, ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम एग के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, वेदर इट इज़ अ एक्स क्रोमोसोम और अ वाइट क्रोमोसोम। सो वी कैन से दैट अ बेबी बॉय और अ गर्ल विल बॉर्न, ये किस पर डिपेंड करता है, द फादर ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, ओके। बिकॉज जो मदर है शी इज हैविंग द सेम chromosomes, that is the X chromosome, okay. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have two X chromosomes and develop into a female child. So जब X chromosome वाला sperm एक्स क्रोमोसोम, जब वी कैन से दैट जब एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले एग के साथ फर्टिलाइज करता है, तो डबल एक्स हो जाते हैं। और डबल एक्स का मतलब क्या, फीमेल विल बॉर्न, फीमेल बेबी गर्ल विल बॉर्न। और जब वाई क्रोमोसोम, मेल का वाई क्रोमोसोम एग के एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होता है, सो अ मेल चाइल्ड विल बॉर्न और a baby boy will born, right? Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. So whether a baby boy will born or a baby girl will born, ये कौन डिटरमाइन कर सकता है, ये फादर पर डिपेंड करता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। पहले जब ये चीज़ नहीं पता थी लोगों को, तो ये माना जाता था कि मदर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वेदर अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल इज़ गोइंग टू बॉर्न, बट इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जो अनबॉर्न बेबी का सेक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन फादर, नॉट द मदर। एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड, राइट। तो मदर को यू कैन नॉट ब्लेम और एनी वन कैन नॉट ब्लेम फॉर द सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, as it is solely due to the father of the newborn baby, okay. uh, so we can say that students, um, if we know the chromosomes of the unborn baby or the zygote, then we can determine the sex of that baby, that whether it is a baby girl or a baby boy, right. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to study in the next lecture, okay. Thank you.